नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज बुधवार है और प्रत्येक बुधवार को हम वीकली करंट अफेयर्स की ये क्लास लगाते हैं, जिसमें एक हफ्ते के करंट अफेयर्स की चर्चा की जाती है। तो आज की इस क्लास में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का विश्लेषण किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो समय से आपको मिलता रहे। आज इस वीक के जो मुख्य बिंदु होंगे वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, राज्य व्यवस्था और शासन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, चर्चित व्यक्ति एवं स्थान और खेल जगत से शामिल होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। और आपको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों साहिबजादों ने मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने पर इनको जिंदा ही दीवार में 26 दिसंबर 1705 के आसपास चिनवा दिया गया था। इस प्रकार इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और इसी उपलक्ष्य में 2022 में भारत सरकार ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को और किसकी याद में? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान की याद में मनाया जाता है। दूसरा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। तब से ये प्रत्येक 25 दिसंबर को लगातार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, जिससे कि सुशासन के माध्यम से लोगों के जीवन को सरल और सुलभ बनाया जा सके। इसी वीक में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा ये आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 3 नई पहल की गई। पहली पहल NIA क्राइम मैनुअल का निर्माण, दूसरा संगठित अपराध नेटवर्क का डाटाबेस तैयार करना, और तीसरा खोए या लूटे गए और बरामद हथियारों का डाटाबेस करना। इन तीनों पहल के माध्यम से जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनकी जांच में तेजी आ सकती है और ऐसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियों को सभी आवश्यक डाटा एक ही स्थान पर प्राप्त होगा। अगली घटना के तौर पे पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। प्रसिद्ध अभिनेता R माधवन की याचिका पर यह निर्णय आया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी की छवि के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाते हुए इस अधिकार को मान्यता दी है। हमारे कानून में या हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर व्यक्तित्व का अधिकार नहीं है, लेकिन इसको विभिन्न कानूनी आधारों पर समझते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया है। तो हमारे यहाँ पर इससे संबंधित, यानी स्पष्ट तौर पर तो व्यक्तित्व का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे संबंधित 3 अधिकार हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957, जिसकी धारा 38A इसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन देती है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और संविधान का अनुच्छेद 21, जो कि जीवन के अधिकार की मतलब हमें स्थिति देता है और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गरिमा और गोपनीयता भी शामिल है। तो इन्हीं से क्लू लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने ये अधिकार दिया है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम, उसकी छवि, उसकी आवाज आदि को अनधिकृत व्यावसायिक रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इससे व्यक्ति को अपने जो व्यक्तित्व का अधिकार होता है उसे प्राप्त करने में एक कानूनी आधार प्राप्त होगा। अगला है
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। इसी हफ्ते में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इन बच्चों की पात्रता 5 से 18 वर्ष की आयु होती है और 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं: बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इन 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के चयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति इनका चयन करती है और इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला, संथाली भाषा में संविधान की प्रति जारी की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल चिकी लिपि में, जो संथाली भाषा की लिपि है, ओल चिकी लिपि में लिखित भारत के संविधान का संथाली भाषा संस्करण जारी किया है। ये जो लिपि है ओल चिकी, इसका आविष्कार 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में संथाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो कि अधिकृत भाषाओं की सूची है। तो इस प्रकार संथाली भाषा को गौरव देने के लिए ओल चिकी लिपि में, संथाली भाषा में संविधान की, मतलब जो लिपि है, संविधान की जो प्रति है वो जारी की गई। और इसका महत्व क्या है कि संथाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसके 70 लाख से अधिक लोग हैं। तो उनको आसानी से संविधान समझ में आ सके, इसके लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। अगली घटना, सुरंग निर्माण के लिए, क्योंकि देश में सड़क नेटवर्क और रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों पर सुरंग बनाई जा रही हैं, जिसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं और सुरंग में काम करने वाले जो मजदूर और जो कर्मचारी होते हैं उनकी जीवन को खतरा होता है। इसको देखते हुए सुरंग निर्माण में सुरक्षा के मानक तय करने के लिए नए दिशा निर्देश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने तैयार किए हैं। और अभी पिछले दिनों सिलक्यारा सुरंग ढहने से जो क्षति हुई थी उसको देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि सुरंग निर्माण में एक SOP यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू किया जा सके। तो जो भी सुरंग निर्माण के लिए DPR तैयार होगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें एक भू तकनीकी बेसलाइन रिपोर्ट और एक जोखिम रजिस्टर शामिल करना अनिवार्य होगा। भू तकनीकी बेसलाइन रिपोर्ट का मतलब है कि उस जगह पर जहाँ पर सुरंग बनाई जा रही है, उस सुरंग निर्माण वाले स्थान पर जो मिट्टी है और जो धरती है, जो चट्टानें हैं, वो किस प्रकृति की हैं, किस प्रकार की हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। और उनकी खुदाई में, सुरंग निर्माण में किस प्रकार का जोखिम हो सकता है, इस पर विस्तृत ब्यौरा शामिल होगा। और इसके लिए 2 प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। एक NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, जिसमें ये दृष्टिकोण होता है कि मतलब जो चट्टानें हैं वो अलग अलग संरचना की हैं, और एक TBM होती है, टनल बोरिंग मशीन, जहाँ पर चट्टानें एक निश्चित मतलब प्रकार की होती हैं, तो उनके लिए तैयार होता है ये। अगली सूचना के तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसमें थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव जो है वो बढ़ गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कुछ क्षेत्रों को लेकर के एक सीमा विवाद है, जिसमें कंबोडिया में बेंटे मीचे प्रांत और थाईलैंड में सा केओ प्रांत, इन दोनों के बीच की सीमा विवादित है। तो इसलिए इनमें काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस पर अभी दोनों में कुछ संघर्ष देखने को मिला है और दक्षिण पूर्व एशिया में एक लंबे समय से इस प्रकार के विवादों के कारण अशांति फैली हुई है।
अगली घटना, नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी देश है और एक महत्वपूर्ण देश है, उसके एक राज्य सोकोटो में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ नाइजीरिया सरकार की पहल पर अमेरिका ने हमला किया है। और ये जो हमला है उसमें स्थानीय रूप से जो आईएस है, यानी कि इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी हैं, वो सोकोटो प्रांत में ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं। और नाइजीरिया लंबे समय से अपने उत्तर पूर्व में बोको हराम जैसे आतंकवादी समूहों से भी लड़ रहा है। तो इसलिए नाइजीरिया की रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने सोकोटो प्रांत में एक हवाई हमला किया है। और ये हमला इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका नाइजीरिया में आतंकवादी लड़ाई में एक तरह से प्रत्यक्ष भागीदारी निभाने के लिए तैयार हो गया है। अब रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो भारत में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभी एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसमें उसने एक कॉमर्शियल उपग्रह, जो कि भारी कॉमर्शियल उपग्रह है और जिसका वजन 6100 किलोग्राम है, उसको लॉन्च करने में सफलता प्राप्त की है। इसरो अभी तक कम वजन के उपग्रह लॉन्च करता रहा है। ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह अमेरिका का उपग्रह है, जो अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के द्वारा निर्मित है और इस उपग्रह का वजन 6100 किलोग्राम है, जिसे भारत ने अपने सबसे भारी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, जिसे पहले GSLV मार्क 3 कहा जाता था, उसके द्वारा लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य जो सेलुलर सेवाएं हैं, मोबाइल फोन सेवाएं हैं, उन्हें बिना टावर के सीधे उपग्रह से सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो जो स्मार्टफोन है वो सीधे सैटेलाइट से सिग्नल लेंगे, बीच में जो टावर होती हैं अब उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल और भारत में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दोनों के बीच में एक करार हुआ, एक समझौता हुआ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक कॉमर्शियल ब्रांच है। इसरो ने दुनिया भर से कॉमर्शियल उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, ऑर्डर प्राप्त करने के लिए एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई है। यह एक तरह से इसरो की ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग यूनिट है उसकी मार्केटिंग करती है, ऑर्डर प्राप्त करती है और उन ऑर्डर्स के आधार पर इसरो जो है फिर इन कॉमर्शियल उपग्रह को लॉन्च करता है। उपग्रह लॉन्च करने में इसरो की विश्वसनीयता भी इसी से साबित होती है कि विभिन्न पश्चिमी देशों की सरकारें, विभिन्न पश्चिमी देशों की मतलब जो स्पेस यूनिट्स हैं, वो इसरो से अपने व्हीकल, अपने उपग्रह लॉन्च करा रही हैं, क्योंकि इसरो विश्वसनीय तरीके से और सस्ती रेट पर, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रेट है उससे सस्ते रेट पर उपग्रह लॉन्च करता है। तो अभी ये उपग्रह लो ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट LEO में लॉन्च किया गया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि मतलब विश्व का जो कमर्शियल लॉन्च मार्केट है उसमें भारत की मतलब एक निश्चित पकड़ इससे बढ़ेगी। और भारी पेलोड, पेलोड कहते हैं जो मतलब उपग्रह लॉन्च किया जाता है उसको पेलोड बोला जाता है, तो उसको भारत की क्षमता को दर्शाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, जो ऑर्बिट होती हैं उपग्रह के लिए, पृथ्वी के चारों तरफ जो लॉन्च किए जाते हैं उपग्रह, उनकी 3 तरह की ऑर्बिट होती हैं। एक कहलाती है लो अर्थ ऑर्बिट, जो 100 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ये करीब 1 घंटा 50 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। दूसरी होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो लगभग 2000 से 20000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते हैं और ये 2 से लेकर के 12 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करते हैं। तीसरी ऑर्बिट होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो अर्थ ऑर्बिट, जो हाई अर्थ ऑर्बिट होती है और इसे मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार इसको करीब 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी से देखने पर ये उपग्रह एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्थिर मतलब स्टैटिक भी बोला जाता है। और उपग्रह जो है वो पृथ्वी की
घूर्णन के साथ साथ ही चक्कर लगाते हैं, इसलिए किसी भी स्थान से देखने पर ये स्थिर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की ऑर्बिट होती हैं जिनमें उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। तो फिलहाल अभी ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। बाकी मैं इन ऑर्बिट के बारे में और मतलब जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल बताऊंगा। फिलहाल इस खबर के आधार पर जो थोड़ा सा जरूरी था वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब अगली खबर के तौर पर देखते हैं। तो भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है, उसने आकाश न्यू जनरेशन आकाश NG नाम से एक नई मिसाइल प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ये जो आकाश NG प्रणाली है, ये 70 किलोमीटर तक की रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। कम रडार क्रॉस सेक्शन वो खतरे होते हैं जो रडार की पकड़ में आने से बच जाते हैं या रडार की पकड़ में बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। उन खतरों से निपटने के लिए ये जो मिसाइल है ये तैयार की गई है, डिजाइन की गई है। और इसमें जो टेक्निकल मतलब स्पेसिफिकेशंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के माध्यम से ही ये जो मिसाइल है वो ऐसे खतरों को भांप लेती है जो रडार से भी पकड़ में बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इसकी कि इसमें 96% स्वदेशी घटक हैं, यानी कि जो इसमें मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए गए हैं, घटक जो प्रयोग किए गए हैं जिनके माध्यम से इसको बनाया गया है वो 97% स्वदेशी हैं। और इसके सफल परीक्षण से अब इसको वायुसेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। अगली खबर के तौर पर INS बागशीर जो है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पनडुब्बी यात्रा की है और ऐसा करने वाली वो दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। इससे पहले APJ अब्दुल कलाम ने इस प्रकार की यात्रा की थी। ये जो पनडुब्बी है इसका नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक सैंड फिश के नाम पर रखा गया है और इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो लगे हैं जो किसी दूसरी पनडुब्बी को मतलब नष्ट कर सकते हैं और जहाज रोधी मिसाइलें हैं, यानी कि अगर शिप से मिसाइल दाग करके इस पनडुब्बी पर हमला किया जाएगा तो ये जहाज रोधी मिसाइलें उसको मतलब नष्ट कर देंगी। और उन्नत सोनार प्रणाली जो अपने आसपास ध्वनि तरंगों के माध्यम से पूरा मतलब जानकारी लेती रहती है और मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास आने से पहले ही ट्रैक कर लेती है, ऐसी प्रणालियों से लैस है ये बागशीर। और इसको प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। इस प्रकार की 6 पनडुब्बियां इस कार्यक्रम के अंतर्गत बननी थी और ये छठी और अंतिम इस श्रेणी की मतलब पनडुब्बी है। तो इस प्रकार ये भारत की पानी के नीचे युद्ध क्षमताओं और नौसेना की तैयारी को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत अभी विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें पिछले वर्ष 2024 में ही 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ के निवासी थे और ज्ञानपीठ के साथ साथ इन्हें सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भी प्राप्त हुए। और इनकी जो कृति हैं उनमें नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगली खबर के तौर पर पंजाब सरकार ने पंजाब के 3 नए शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है, जिनमें अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल हैं। इन तीनों स्थानों पर सिख गुरुओं के तख्त विराजमान हैं। इनमें अकाल तख्त, तख्त केशगढ़ साहिब और तख्त दमदमा साहिब स्थित हैं। और पवित्र शहर का दर्जा देने से इन शहरों के भीतर शराब, तंबाकू और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब अगली खबर, हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो स्थल हैं भारत में, उनमें राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है और ये हिसार जिले में घग्गर और हकरा नदी के मैदान में स्थित है। और इसके रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राखीगढ़ी जो है इसकी सबसे पहले खुदाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अमरेंद्र नाथ ने की थी और फिर प्रोफेसर बसंत सिंधे के काम ने
इसे सबसे बड़े स्थल होने की पुष्टि की। तो इसके द्वारा अब इस स्थल की और मतलब हमें जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी और इस सभ्यता के बारे में कुछ नए तथ्य हमारे सामने आ सकेंगे। अब पर्यावरण से संबंधित अगर खबर की तरफ देखें तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो कि गुजरात में रेड मतलब डाटा लिस्ट में उपस्थित एक मतलब भारतीय मतलब कहें कि पक्षी है और इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, क्योंकि बिजली की लाइनों से इस ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को बहुत नुकसान होता है और अब इनकी बहुत ही कम संख्या लगभग 150 के करीब संख्या बची है और IUCN की ये संकटग्रस्त सूची में शामिल है, जैसा मैंने अभी बताया। तो इसके लिए गुजरात और राजस्थान दोनों में सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश लागू होंगे और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये निर्देश कि मतलब विकास और संरक्षण के बीच में जो एक नाजुक संतुलन है उसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय हमें बताता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी इसी हफ्ते महत्वपूर्ण निर्णय आया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ही अरावली की परिभाषा तय करने के लिए एक समिति की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार किया। इन नई परिभाषा में ये बताया गया कि स्थानीय स्तर से 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ियां होंगी उनको ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा और इस विवाद से मतलब इस परिभाषा को स्वीकार करने से एक नया विवाद खड़ा हो गया। आलोचकों का तर्क है कि 100 मीटर का बेंचमार्क अगर लागू किया गया तो इससे लगभग 90% अरावली का जो भाग है वो अरावली की परिभाषा से बाहर हो जाएगा और वहां पर फिर खनन के पट्टे देने से खनन मतलब जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि अभी तक पहाड़ों की परिभाषा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वन सर्वेक्षण संस्थान तय करता है और वो 3 डिग्री ढलान के फार्मूले के आधार पर पहाड़ों को वर्गीकृत करता है, लेकिन इस परिभाषा में इसको छोड़ दिया गया। तो इससे लगभग 90% पहाड़ियां अरावली की परिभाषा से बाहर हो गई। इससे खनन की मतलब जो स्थिति है अरावली में, जिसके कारण पहले से ही अरावली में काफी नुकसान हो रहा है, तो उस पर और खतरा मंडरा गया। तो फिर जो पर्यावरणविद हैं और जो अन्य आलोचक हैं उन्होंने इस निर्णय की आलोचना की। तब अभी सोमवार को ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस अपने पूर्व के निर्णय पर रोक लगा दी और इसके लिए नए सिरे से नोटिस जारी किए हैं। तो इस प्रकार फिलहाल अभी ये जो नई परिभाषा 100 मीटर वाली स्वीकार की थी उस पर रोक लगा दी गई है और इससे पहले केंद्र सरकार भी अरावली में सभी खनन पट्टों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है और नए पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार भी कह सकी है, मतलब केंद्र सरकार ने भी ऐसा एक कदम उठाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के मामले में न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि हमारी सरकार और हमारे जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं सभी जागरूक हैं और ऐसी जागरूकता अगर बनी रहेगी तो निश्चित ही पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। अब दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसके बारे में अभी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया है कि दिल्ली में इस मौसम में जो PM 2.5 है यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कण जो हैं जो कि मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं पर्यावरण में, वो उनका लगभग 1/3 हिस्सा द्वितीयक अमोनियम सल्फेट से बना होता है, सेकेंडरी अमोनियम सल्फेट से बना होता है। पहले आप ये जान लें कि वायु प्रदूषण में 2 प्रकार के कण धूल के कण जो होते हैं, एक सबसे छोटे कण जो PM 2.5 कहलाते हैं और एक PM 10 कहलाते हैं। ये इनका आकार है पार्टिकुलेट मैटर का, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का। तो इनमें PM 2.5 फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है क्योंकि सांस के साथ ही हमारे शरीर में अंदर जा करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस PM 2.5 के मतलब जो कण हैं उनमें 1/4 हिस्सा अमोनियम सल्फेट का है और ये अमोनियम सल्फेट एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि सीधे उत्सर्जित नहीं होते लेकिन पर्यावरण में वायुमंडल में आकर के बनते हैं। तो इसके स्रोत के तौर पर जो CREA है उसने बताया कि जो अकार्बनिक एरोसोल हैं जो कि कोयला संयंत्रों से निकलते हैं और उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकलते हैं और कृषि से अमोनियम फॉस्फेट के तौर पर अमोनिया के रूप में निकलते हैं। तो ये आपस में नमी के कारण क्रिया करके यानी सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया ये 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं जो
नमी के कारण पर्यावरण में क्रिया करके PM 2.5 का निर्माण करते हैं। तो इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उसके स्रोत क्या क्या हैं, क्योंकि सारी बहस बजाय प्रदूषण को रोकने के इस पर केंद्रित हो जाती है कि ये पराली जलाने से हो रहा है। खाली पराली जलाने से ही दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता, उसके अन्य कारण भी है। उन कारणों की तह में जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रदूषण रोकने के उपाय सही तरीके से नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस नई रिसर्च के आधार पर दिल्ली की जो गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता पर जो संकट है उसे पहचान करके और फिर एक रणनीति के तौर पर उसे दूर करने के उपाय किए जा सकेंगे। अगली खबर के तौर पर भारत सरकार ने अपने जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सुनामी तैयार गांव 100 ऐसे गांव तैयार किए हैं जो सुनामी आने पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इनको सुनामी तैयार गांव का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की एक संस्था है, अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, यानी इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन, IOC, ये इस दर्जे को देता है। और भारत में जो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है वो इसके साथ समन्वय स्थापित करता है। तो INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और IOC यानी इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन दोनों मिलकर के इसकी देखरेख करते हैं और इन गांवों में जागरूकता के माध्यम से और सुनामी के समय निकासी मानचित्र यानी कहाँ से नागरिकों को जो बाहर निकलना है, और 24 घंटे की एक चेतावनी प्रणाली और मॉक ड्रिल, ये सब चीजें लागू की जाती हैं इसमें। तो इस प्रकार भारत जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामुदायिक आधारित सक्रिय तैयारी की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय शमन पर ध्यान केंद्रित करता है और सुनामी से निपटने पर अपने प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खबर के तौर पर कि इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। सोमालीलैंड जो है, यहाँ मैप पर देखें, ये भारत है और ये अरब सागर से होते हुए जब अदन की खाड़ी और लाल सागर में जाते हैं तो वहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तौर पर सोमालिया है और सोमालिया का ये हिस्सा है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड ने 1991 में अपनी तरफ से ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और पूर्व में ये ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। तो लेकिन उस समय 1991 में इसको मान्यता नहीं मिली थी सोमालीलैंड को। अब इजराइल ने इसको मान्यता दे दी है। तो इसको मैप पर आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे कि सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है बिल्कुल अदन की खाड़ी के पास स्थित है। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये सीधा सा मतलब है कि इस क्षेत्र में जो एक रणनीतिक बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगा और अन्य देश भी इसको मान्यता देंगे तो उससे भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव आएगा। अगली खबर, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, वहां पर अमेरिका ने अपना एक विशेष दूत नियुक्त किया है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है कि ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक क्षेत्र का एक रणनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पर दूत स्थापित करने का मतलब है कि अमेरिका इसमें रुचि ले रहा है और अमेरिका अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को यहाँ पर स्थापित करना चाहता है और यहाँ की जो खनिज संपदा है उसके दोहन में भी अपनी भूमिका चाहता है। तो इस प्रकार ग्रीनलैंड में नए सिरे से अमेरिकी रुचि बढ़ने से एक भू राजनीतिक बदलाव की आशंका पैदा होती है। अगला, एक सहयोग पोर्टल जो कि गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इस सहयोग पोर्टल पर जो आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया में पोस्ट की जाती हैं, उन आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के आदेश लाने के लिए, आदेश देने के लिए ये सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। ये सहयोग पोर्टल जो है वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा संचालित होगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा संचालित होगा और ये पोर्टल भारत सरकार
और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। और ये आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत काम करेगा, जिससे कि जो आईटी मध्यस्थ यानी कि आईटी देने वाले प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है या अन्य और भी सोशल मीडिया जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म हैं, तो उनके लिए नोटिस जारी किया जा सके, इसके लिए सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। और अभी पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने एक्स कॉरपोरेशन को, यानी कि जो पहले ट्विटर कहलाता था, उसको 1100 से अधिक यूआरएल को हटाने के लिए 91 नोटिस जारी किए थे। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये डिजिटल स्पेस में कानून लागू करने और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के प्रतिबद्धता और सरकारी तंत्र को प्रदर्शित करता है। अगली खबर, रेडियो के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए रेडियो सीलोन ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। रेडियो सीलोन 16 दिसंबर 1925 को अपना प्रसारण शुरू किया था और अभी इसी 2025 में 16 दिसंबर को उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। ये एशिया का पहला रेडियो प्रसारक था। हालांकि भारत में निजी रेडियो 1927 में शुरू हो गया था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। उससे पहले रेडियो सीलोन स्थापित हो गया था, जो कि श्रीलंका में है। और इनसे पहले नीदरलैंड में रेडियो की शुरुआत 1919 में और अमेरिका में 1920 में हो चुकी थी। तो इस प्रकार रेडियो प्रसारण की शुरुआत नीदरलैंड में 1919 में, अमेरिका में 1920 में, भारत में 1927 में, और रेडियो सीलोन ने एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर 1925 में अपनी प्रसारण सेवा शुरू की थी। और महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि ये दक्षिण एशिया का पहला प्रसारक था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हिंदी के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते रहे हैं, जो भारत के मतलब श्रोताओं में काफी लोकप्रिय रहे हैं। और अंत में फिर खेल जगत में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल मैग्नस कार्लसन ने जीता, लेकिन कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भारत के अर्जुन एरिगेसी ने जीता। भारत के अर्जुन एरिगेसी विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व रैपिड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष हैं। और इसी प्रकार फिर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने जीता, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक भारत की कोनेरू हम्पी ने जीता। तो इस प्रकार ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में मेडल जीतने वाले भारतीय अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी। तो इसी के साथ इस सप्ताह का विश्लेषण खत्म होता है और आपसे फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर बुधवार को आपको ये साप्ताहिक करंट अफेयर का विश्लेषण लगातार मिलता रहेगा, जिससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।